नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना होस्ट धर्मपाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है आपकी राय। आज हम आपकी राय में चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ माध्यमिक लगदाघाट के हिस्ट्री के जो लेक्चरर हैं उनके साथ जो है उनके जो अनुभव रहा है, क्योंकि आने वाली 30-31 तारीख को जो है वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनके अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि किस तरह की जो है उन्होंने अपने कैरियर में किस किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है। मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं श्री बाबूराम जी, जो कि हमारे साथ है, हिस्ट्री के लेक्चरर, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल लगदाघाट। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है आपकी राय। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि आप जो है अपने बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम बाबूराम भारद्वाज और मैं गांव पंजगाई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर से बिलोंग करता हूं। मैंने शिक्षा विभाग में बतौर प्राथमिक अध्यापक में अपना करियर 20 मार्च 1992 से शुरू किया था और उसके बाद मैं प्रमोट होकर टीजीटी के रूप में विभाग में अपनी सेवाएं दी और अब मैं लेक्चरर हिस्ट्री के रूप में मैंने कार्य किया है और 31 मई 2022 को मैं सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। अच्छा, 31 मई को, इस महीने की 31 मई को आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जी तो जैसे कि आपने बताया कि आपने जो अपना कार्यकाल था वो आपने प्राथमिक स्कूल से शुरू किया था। जी सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो अनुभव रहा प्राथमिक स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक का जो सफर रहा, किस तरह का अनुभव रहा आपका इसमें? इसमें मेरा अनुभव जो है वो मिला जुला रहा। बच्चों को कैसा, घर का वातावरण कैसा है, स्कूल में कैसा वातावरण है, उसका जो पठन पाठन है, उसका जो अधिगम है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। घर में अभिभावक अगर पढ़े लिखे हैं और बच्चा स्कूल में जो टीचर उसको पढ़ाता है उसकी तरफ मतलब गंभीरता से ध्यान देता है और होमवर्क रेगुलर करता है, जो कुछ उसे लर्न करने के लिए दिया जाता है उसको रेगुलर लर्न करता है, तो वह बच्चा कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रहता है। और मैंने ये देखा कि जिन घरों में जो बच्चे गरीब घरों से आते हैं और जिनके अभिभावक अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ पढ़ाई में जो है वो, मतलब आपके कहने का भाव है कि उनको थोड़ी सी चुनौतियां आती है। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं अपने अनुभव की, आपने बात करी, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले जैसे मान लिए पुराने टाइम की जो शिक्षा थी और अभी की जो नई शिक्षा है, तो काफी बदलाव उसमें हुआ है। आपको किस तरह का बदलाव इसमें महसूस हो रहा है कि पहले की जो शिक्षा होती थी उसमें किस तरह की चुनौतियां होती थी, या आज की शिक्षा में किस तरह की चुनौतियां आ रही है? पहले जो शिक्षा प्रणाली थी वो बिल्कुल उस पर रटने पर निर्भर थी। आज शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। अब वो रटने वाली बात नहीं है, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान उसको सिखाया जाता है और मतलब प्रैक्टिकली बच्चे को जो है वो सिखाया जाता है। और बच्चे को आज की जो शिक्षा है, सरकार का ये प्रयास है कि बच्चा जो है वो व्यवहारिक रूप में जो भी सीखे वो व्यवहारिक रूप में सीखे, और इसके लिए शिक्षकों को भी समय पर प्रशिक्षण, जैसे आप बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल या टेक्निकल एजुकेशन की, आप बात करें कि टेक्नोलॉजी जो है विस्तार हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जो बच्चे हैं उनको सीखने में जो है अधिक आसानी हो रही है, ये आपके कहने का भाव है। तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है शिक्षा के लिए या कुछ घातक भी है? नई तकनीक जो है वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। नहीं, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई बच्चों की, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत ये आती है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अब उसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जो है कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो नहीं बच्चों के लिए उचित होती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है वो कुछ हद तक तो बिल्कुल सही है,
कि घातक भी है, ऐसा लगता है आपको कुछ? ये इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चा इन साधनों का उपयोग किस प्रकार करता है और बच्चे के अभिभावक क्या वो बच्चे को अपनी निगरानी में रखते हैं। उनका ये फर्ज बनता है कि वो देखे कि वो उसका मोबाइल का या जो वीडियो आ रहा है उस पर वो ध्यान दे रहा है, उसका यूज कर रहा है या नहीं, वो तो चलो बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए छोटी क्लासेस में जो बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जो अडल्ट है, मान लो सीनियर सेकेंडरी या वरिष्ठ माध्यमिक में जो पढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर हर टाइम निगरानी रखना तो मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी। हाँ, कुछ हद तक स्कूल में हो सकता है कि स्कूल में जो है उनको वॉच आउट किया जा सकता है। नहीं, उनके लिए घर में भी जब वो मोबाइल पर मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका समय भी सीमित होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का भाव है कि टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका जो यूज है वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से जो है उसको यूज करना है। तो शिक्षा में आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव हुआ पुरानी शिक्षा को लेकर के और नई शिक्षा में? आपको क्या लग रहा है कि जो पहले के सिलेबस होते थे या आपके जो सिलेबस है उसमें कोई कठिनाई आपको लगी हो? क्योंकि पहले जो आपके टाइम का सिलेबस होता था तो कुछ और होता होगा, अभी कुछ और सिलेबस आपको पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय के साथ परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, और ताकि जो नई तकनीक है उसका उपयोग करके विद्यार्थी जो है अपने अपने क्षेत्रों में अपने जो क्षेत्र है जहाँ जाना चाहते हैं उसका चुनाव कर सकें, अपने जिसमें उनका इंटरेस्ट है। अच्छा, आपने देखिए अभी तक आपने कितने स्कूलों में जो है टीच करा होगा? मिनिमम मैक्सिमम कितने स्कूलों में ट्रांसफर हुई होगी आपकी? इन 30 सालों में मैंने कम से कम 10 स्कूलों में शिक्षण कार्य किया। आपने अर्बन और रूरल दोनों एरिया में काम किए होंगे? मैं अर्बन में मैंने इसमें रूरल एरिया में अपनी सेवाएं दी हैं। अर्बन में नहीं दी आपने? अर्बन में मैंने नहीं। चलो, अर्बन स्कूलों की व्यवस्था कहीं ना कहीं आपने देखी होगी, आपको क्या फर्क लगता है कि अर्बन स्कूलों में और रूरल स्कूलों में फर्क है या नहीं है? जो अर्बन स्कूल हैं उनमें सुविधाएं अधिक हैं और जो रूरल एरिया में स्कूल हैं उनमें जरा सुविधाओं का अभाव है। सुविधाएं कैसे? जैसे मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से जो एड आती है वो तो अर्बन स्कूलों और रूरल में एक जैसी रहती होगी। हाँ, वहाँ पे ये हो सकता है कि जो आपके ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम है वो कुछ अलग हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मीडियम नहीं है लोगों के पास, लेकिन स्कूल की जो भी मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है या और कोई स्मार्ट क्लासेज है तो वो तो सेम ही रहता होगा रूरल और अर्बन में। वो तो ठीक है, पर कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे हमारा अपना ये लगदागार स्कूल है, स्टाफ की कमी। अब शहर को जो स्कूल है उसमें स्टाफ जो है पूरे ही नहीं बल्कि पूरे से भी ज़्यादा है, और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल हैं उनमें स्टाफ की बहुत कमी है। जैसे हमारा जो स्कूल में अभी मैं कार्यरत हूँ तो यहाँ मुझे 5 साल यहाँ कार्यरत हो गए, तो यहाँ कभी भी स्टाफ पूरा नहीं हुआ ही नहीं। यहाँ इवन हमारे वित्तीय स्टाफ ही नहीं है नहीं। अच्छा, मतलब आप जो है ना पिछले 5 सालों से चल रहे हैं। हाँ, कुछ पद चले हुए हैं। मतलब आपके कहने का भाव है कि जो रूरल क्षेत्र के जो भी स्कूल है वहाँ पे स्टाफ की अभाव रहता है, स्टाफ की कमी रहती है। लेकिन हमने एक चीज और नोटिस करी कि जो रूरल के जो स्कूल होते हैं और जो अर्बन के स्कूल होते हैं वहाँ के जो बच्चे रहते हैं उनमें काफी ज्यादा अंतर होता है कि अर्बन के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, या स्मार्ट बोल लीजिए, उनको बातचीत करने में ज्यादा एक्टिव होते हैं। रूरल में जो रहते हैं बच्चे वो थोड़ा रिजर्व महसूस करते हैं। इसमें क्या कारण रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पूरा स्टाफ है और सब सुविधाएं हैं, आप देख रहे हैं वहाँ के बच्चे भी मेरिट में आते हैं। नहीं, वो ठीक है, शिक्षा को लेकर के मेरिट में होते हैं, लेकिन एक्टिवनेस में आपने देखा होगा कि जो अर्बन शहरों के जो बच्चे होते हैं थोड़े एक्टिव होते हैं, गाँव के बच्चे थोड़े रिजर्व होते हैं, बातचीत करने में भी थोड़ा रिजर्व महसूस करते हैं। ऐसा भी नहीं, जहाँ टेक्नोलॉजी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच गई है और वो बच्चे ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से जो है वो नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, शिक्षा के दौरान कभी आपका किसी से मतभेद हुआ हो? मुझे याद स्टाफ में किसी के साथ मतभेद हुआ हो? नहीं, मुझे याद नहीं। बच्चों की ज्यादा पिटाई कर दी हो कभी? मुझे याद नहीं है कि मेरा किसी विद्यालय में स्टाफ सदस्य के साथ कोई मतभेद रहा हो, और मुझे सभी साथी जो हैं अध्यापक साथी और मेरे जो प्रधानाचार्य या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा स्टाफ मुझे अच्छे साथी। बच्चों के साथ कभी ऐसा होगा, क्योंकि वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के जो बच्चे होते थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके साथ कभी आपको ऐसा हुआ हो कि बच्चों से विवाद हो गया हो आपका कभी? कभी ऐसा होता है कि
जैसे क्लास में उदंड बच्चे हैं तो फिर अगर वो नहीं माने तो थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ता है, थोड़ा वो भी दिखाना पड़ता है, पर उनको अगर प्यार से समझाया जाए। मैंने देखा था कई उदंड बच्चे थे और जब मैं उनको प्यार से समझाता था तो वो बात मान लेते थे। अच्छा देखिए, स्कूलों में जो व्यवस्था होती है टीचरों को लेकर के, मान लीजिए टीचर को छुट्टी पे जा रहा है, देखिए और जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें ऐसा होता है कि उनके कोई ना कोई रिलीवर होता है पीछे रहने वाला। जैसे आप मान लीजिए किसी स्कूल में एज ए लेक्चरर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आपको छुट्टी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो छुट्टी अगर ऐसा कभी हुआ कि आपको आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से छुट्टी की आपने अर्जी दी हो, छुट्टी नहीं मिली हो क्योंकि स्कूल में कोई भी और जो है उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता, ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि छुट्टी आपने अप्लाई करी हो और नहीं मिली हो? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो अपने स्टाफ की मजबूरी को समझते हैं और ऐसा कभी हुआ नहीं कि छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई। छुट्टी सैंक्शन हो जाती है और दूसरे टीचर को उस क्लास के लिए डिप्यूट किया जाता है। तो दूसरे टीचर को, लेकिन उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आप एज जो जब लेक्चरर आप है तो आप मास्टर है उसमें, तो दूसरा टीचर अगर उसमें जाते भी है कुछ करवाते भी है तो उस तरीके से नहीं करवा सकते वो। दूसरा टीचर जो आएगा वो तो क्लास को ठीक है आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट का टीचर आएगा वो कोशिश करेगा कि बच्चे जो है जो उनको पढ़ाया गया है बच्चे उसको पढ़े, या जो पढ़ाया गया है उससे उनसे क्वेश्चन पूछे, उसका रिवीजन करें। अच्छा, हमने अपने टाइम में भी देखा है और शायद आजकल भी होता होगा कि हिस्ट्री की जब क्लास लगती है, सोशल स्टडी की 10th तक तो हमने देखा है कि उसमें जब हिस्ट्री की क्लास लगेगी तो बच्चे जो पीछे वाले होते हैं, आगे वाले तो चलो एक्टिव होते हैं थोड़े बहुत, पीछे वाले सो जाते हैं, उसमें क्या कारण रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नींद आनी शुरू हो जाती है उनको। ये इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक किस तरह से अपना लेसन डिलीवर करता है, इंटरेस्टिंगली और इम्प्रेसिवली। नहीं, उसमें ऐसा होता है सर, देखिए उसमें क्या दिक्कत आती है क्योंकि उसके जो लेसन होते हैं वो थोड़ा उसमें एक्सपेंड करा होता है। ठीक है, फैक्ट की तो चलो अगर मान लीजिए फैक्ट की बात करनी है, फैक्ट तो बच्चा सुन भी लेगा, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी जो बहुत ज्यादा विस्तार में है उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। नहीं, नींद नहीं आती है। बच्चों को पता है कि टीचर कुछ समय के बाद जो है वो उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछेगा। वो एक्टिव रहते हैं, उनको पता है अगर जो टीचर सही टीचर होगा वो उसी समय उनसे पूछेगा। सोने की तो बात ही। अच्छा, मतलब आपके कहने का भाव है कि अगर बच्चों को अलर्ट रखना है तो बीच में क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत। और उनसे बीच में पूछते, मतलब ये टीचर पता लगाता है कि ये इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ भी है, ध्यान दे रहे हैं कि और तो नहीं है, तो बीच बीच में वो क्वेश्चन ही करेगा उनसे। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी 10th तक या +2 तक, बाद में मैं किसी और नॉन फील्ड में एजुकेशन में न जाकर के किसी और फील्ड में चला गया, मान लीजिए मैं मिस्त्री बन गया, तो मैं उस हिस्ट्री का कहाँ पे जाकर के इस्तेमाल कर सकता हूँ, उस हिस्ट्री को कहाँ यूज करूंगा? क्योंकि 12 साल मैंने उस हिस्ट्री को पढ़ा, अब मैं एक इस तरीके का काम कर रहा हूँ कि जिसमें मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री मेरे काम की नहीं है। आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें मैं कहता हूँ 40% इतिहास नहीं, वो ठीक है, पूछे जाते हैं। नहीं सर, वो ठीक बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं अपनी फील्ड चेंज कर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इतिहास जो है हमें सिखाता है कि हम पहले क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे। एक तुलनात्मक अध्ययन। नहीं, वो ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन है, लेकिन मैंने 12 साल मान लीजिए पढ़ाई करी, हिस्ट्री की पढ़ाई करी, अब मैं किसी ऐसी फील्ड में जिसमें मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री का मेरे जीवन के साथ कुछ सरोकार ही नहीं हो रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि 12 साल मैंने तो खराब कर दिया हिस्ट्री पढ़ के। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वैसा तो और विषयों के साथ भी है, वो बोली नहीं, वहाँ सभी विषयों के साथ हो सकता है। अंग्रेजी का कोई काम नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है। मतलब वो ज्ञान प्राप्ति है। मैं ठीक है, आपकी बात मान रहा हूँ कि ज्ञान प्राप्ति है, ठीक है, हाँ, उसमें एक सभ्य भी बनता है इंसान पढ़ करके, उसमें इस तरह की गुण जो है डेवलप हो जाते हैं कि लोगों के बीच में बातचीत करना या एक जो है अच्छा माहौल तैयार करना, वो आपकी मैं बात मान रहा हूँ। लेकिन कुछ एक लोगों के साथ इस तरह की जो है घटनाएं घटित होती है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बीएससी का ले लेता हूँ आपसे, कि मान लीजिए किसी बच्चे ने बीएससी कर ली, उसके बाद उसको नौकरी लगी बैंक में क्लर्क की, तो वो कहीं ना कहीं बैंक में क्लर्क में तो उसने चलो वो अकाउंट का ही काम करना है,
और उसने कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए बायो पढ़ी है या केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसके मन में कहीं भाव आएगा कि यार ये मैंने केमिस्ट्री और बायो तो पढ़ी है, लेकिन मेरा आज के जीवन में इस जीवन के साथ कोई सरोकार नहीं हो पा रहा है। सरकार ने प्लस 2 जो क्लासेज है या मैट्रिक है, जो सिलेबस निर्धारित किया है प्लस 2 या मैट्रिक करने के लिए, उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब आपके कहने का भाव है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो जीवन में काम नहीं। ठीक है, मतलब आपके कहने का भाव यही है कि सभ्य बनना है अगर तो 10th या प्लस 2 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अगर जैसे मान लीजिए आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं अपनी सेवाओं से, तो किस तरह का आप अनुभव कर रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं सेवानिवृत्ति होने के बाद आप? मुझे संतोष है इस बात का कि मैंने 30 साल के इस अपने सेवा काल में ईमानदारी से और सेवा भाव से, कर्मठता से काम किया है। और जब मैं अपने पढ़ाए हुए बच्चों को देखता हूँ किसी मुकाम पर वो पहुँच गए हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। इसके बाद क्या करने का विचार है? आप रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होने के बाद क्या विचार है आपका, क्या करेंगे घर में जाकर के? मैं जो मतलब कमज़ोर, पढ़ाई में कमज़ोर हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं पढ़ाई के लिए समय दूँ। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है बच्चों और शिक्षकों के लिए, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाली जनरेशन के बच्चे हैं या जो नए शिक्षक जो अपॉइंट हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा शिक्षकों से, अभिभावकों से और बच्चों से, ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये त्रिआयामी है। इसमें सबका रोल है, सबकी भूमिका है, विद्यार्थी की, अभिभावक की और अध्यापक की, और तीनों को सक्रिय होना पड़ेगा अगर हमने इस प्रक्रिया को, जो शिक्षण प्रक्रिया है, इसको कामयाब बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है हमारे पास। हमारे साथ आज जो है हिस्ट्री के लेक्चरर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगदाघाट श्री बाबूराम जी जो है जुड़े थे, जिन्होंने जो है बहुत अच्छा साक्षात्कार हमें दिया, और मैं जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें देना चाहूंगा आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो रहे 31 तारीख को। और दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको ये हमारी पहल अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी जो है मोटिवेशन बढ़े और हमें जो है अधिक से अधिक प्रेरणा मिले कि हम और ज्यादा जो है अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।